हेलो दोस्तों, मैं अतुल कुमार मसौतिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नित्या क्लासेस। और नित्या क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस स्टैटिकल जीके की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं एक बार फिर आपके सामने उपस्थित बहुत ही दमदार क्वेश्चंस के साथ। तो जितने भी मेरे योद्धा हैं सभी लोग जुड़ जाएगा, वो सभी शेर शेरनियाँ, सभी हमारे वो सभी युद्ध के रण के बादशाह, सभी लोग जुड़ जाएगा। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। फटाफट अपने सभी सखी सहेलियां, यारे प्यारे दुलारे अपने सभी मित्रों को बुला लीजिएगा कि अतुल सर की स्टैटिक जीके का क्लास स्टार्ट हो चुका है। सभी को बता दीजिएगा। बहुत बढ़िया भाई, और धमाधम शेयर भी करिएगा सेशन को, तभी मजा आएगा। आज हम बात करने वाले हैं स्टैटिक जीके का और हर एक ऑप्शन का पोस्टमार्टम करेंगे। मतलब जो भी ऑप्शन होगा एक एक ऑप्शन को बताएंगे दमदार तरीके से, बेहतर तरीके से। तो देखते हैं इस सेशन को कितना बेहतर आप बना पाते हो। जल्द, बहुत बढ़िया। शिवा राजपूत जी गुड मॉर्निंग, पूनम गौतम जी गुड मॉर्निंग, सीमा गौतम जी गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नित्या क्लासेज में। देखिए, ये आपका सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, सो प्लीज गिव मी द राइट आंसर। वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? एडम स्मिथ, पंडित नेहरू, नेल्सन मंडेला या रास बिहारी? कौन ऐसे हैं जो जिन्होंने वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक माने जाते हैं, पुस्तक को लिखा? जल्दी से बताओ भी आंसर फटाफट, क्या होगा जी? संजय कुमार जी प्रणाम, स्वागत है आपका, वेलकम है आपके अपने चैनल नित्य क्लासेस में। आवाज़ वगैरह सब चीज़ आ रही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है आवाज़ में भाई? जिन्होंने वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के ओके, सब चीज़ एवरीथिंग इज ओके नाउ, सो प्लीज गिव मी द राइट आंसर। जल्दी फटाफट आंसर करिएगा, बस जल्दी से सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। बहुत सुस्त है। देखिए, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूं मित्रों, तो राइट आंसर होगा एडम स्मिथ। कौन है? एडम स्मिथ इज राइट आंसर। अभी तक आंसर देने वालों में संजय कुमार जी का ये आंसर बिल्कुल सही आंसर, सीमा गौतम जी का बी आंसर। आपको सीमा जी, आपको निराशा हाथ लगी है, एक बार पुनः प्रयास करना पड़ेगा अपने आप को सुधारने के लिए। पूनम गौतम जी, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। दो गौतम जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, एक सीमा गौतम, एक पूनम गौतम। तो पूनम जी का सही है, सीमा जी का गलत है। एडम स्मिथ आंसर बिल्कुल सही है, और एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पितामह भी कहा जाता है। बात करेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू की, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री कौन? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही भारतीय संविधान की प्रस्तावना को दिया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जो प्रम्बल है, उसको देने का काम किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया। इनको चाचा नेहरू के नाम से पुकारते थे, इनको चाचा नेहरू भी कहा जाता था। बात करेंगे नेल्सन मंडेला की, तो नेल्सन मंडेला जो काले और गोरों के बीच में मतभेद है, काले और गोरे। अब काले और गोरे का क्या मतलब है? साउथ अफ्रीका एक देश है, एक कंट्री है, उसमें गोरों और कालों के बीच में मतभेद हो गया बड़े बड़े स्तर पे। वहां के गोरों लोगों ने वहां के काले लोगों को बिल्कुल इग्नोर करते चले गए और उनकी बेइज्जती, या कह सकते हैं कि उनका बिल्कुल अपमान किया गया, उनके साथ उत्पीड़न किया गया। तो वहीं अश्वेत का मतलब काले और श्वेत का मतलब भूरे, तो अश्वेत श्रेणी में आने वाले नेल्सन मंडेला ने इस आंदोलन को किया कि आखिरकार ये भी तो उसी देश के निवासी हैं, दिल से मजबूत इंसान है, देशभक्ति इनके दिलो दिमाग में बसी हुई है, देश के आर्थिक और सामाजिक और हर तरह की व्यवस्था में सुधार करते हैं, तो फिर क्यों इनके साथ ऐसा अत्याचार किया जा रहा है? तो कालों की तरफ से लड़ाई लड़ने वालों में नेल्सन मंडेला थे, और इन्हीं के साथ महात्मा गांधी जी ने भी अपना योगदान दिया साउथ अफ्रीका में जाकर कालों के समर्थन में। जी नमस्ते आकांक्षा गुप्ता जी, स्वागत है आपका, वेलकम है आपका अपने चैनल नित्य क्लासेस में। तो समझ में पाता है दोस्तों, आंसर क्या होगा आपका? एडम स्मिथ होगा। राज बिहारी बोस को ये है, देखिए, राष्ट्र का धन या राष्ट्रों का धन इसको कह सकते हैं। जितने भी राष्ट्र हैं उन सभी का धन नामक एक इन्होंने पुस्तक लिखी, जिसका अंग्रेजी शीर्षक था द वेल्थ ऑफ नेशंस। क्या होगा? द वेल्थ ऑफ नेशंस अंग्रेजी शीर्षक था, और पूर्ण शीर्षक राष्ट्रों का धन की प्रकृति और कारणों की जांच है। मतलब इन्होंने क्या लिखा कि शीर्षक था राष्ट्र को धन की प्रकृति।
जो किसी देश का, राष्ट्र का जो धन है उसकी नेचर कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है, और कारणों की जांच, और उनसे संबंधित जो कारण है, जो रीजन है, वो ऐसी प्रकृति होने के कारण क्या है, उन पर इन्होंने जांच करी। सन 1773 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी यह पुस्तक, जो इस बात का गहराई से अध्ययन करती है कि किसी राष्ट्र में संपन्नता और समृद्धि किस तरह से आती है, संपन्नता और समृद्धि किस तरह से आती है, ये बात बताने का काम किसने किया है? ये बात एडम स्मिथ, द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जिसको कहा जाता है, जिनको द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। चलिए वे बहुत बढ़िया, आप लोग देख रहे हैं, वेरी गुड, बड़े आगे। चलिए देखिएगा, तो एडम स्मिथ एक ब्रिटिश नीतिवेता थे, मतलब ब्रिटेन के रहने वाले थे, तो इनको ब्रिटिश नीतिवेता मतलब नैतिकवाद सिद्धांत देने वाले व्यक्ति को भी कहा जाता है। एक दार्शनिक थे, मतलब इन्होंने दार्शनिक फिलॉसफी पर भी अपने विचार रखे हैं, और एक राजनीतिक और अर्थशास्त्री। देखिए कितनी सारी उपाधियां इन्होंने ली थी। एक ये नीतिवेता भी थे, मतलब नैतिक बात विचार दिए इन्होंने, दार्शनिक थे और इन्होंने दार्शनिकता पर बात की, राजनीतिक थे क्योंकि राजनीति में भी इनका योगदान है, अर्थशास्त्री थे जिसलिए इनको अर्थशास्त्र का पितामह भी कहा जाता है, इनको अर्थशास्त्र का पितामह भी कहा जाता है। आधुनिक अर्थशास्त्र के निर्माताओं में एडम स्मिथ का नाम सबसे पहले आता है, और उनकी पुस्तक राष्ट्र की संपदा यानी 18वीं सदी में जो आई थी, वेल्थ ऑफ नेशन, इतिहासकारों एवं अर्थशास्त्रियों को बेहद प्रभावित किया है। मतलब किसी देश में, किसी देश की इकोनॉमी कैसे डेवलप होती है, उसकी जो संपदा है, जो संपत्ति है, जो धन है, जो उस देश की जो सोर्सेज हैं वो कैसे डेवलप होते हैं, उसका नेचर क्या है और नेचर के कारण क्या है, इन पर इन्होंने काम किया और इस बुक को लिखा। क्या? द वेल्थ ऑफ नेशन, इन्होंने बुक। अगर कोई इकोनॉमिक्स पढ़ता है और उसको अगर वेल्थ ऑफ नेशन की नहीं पता है तो मैं समझता हूँ कि उसने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी, फिर उसने अर्थशास्त्र के साथ मजाक किया है। अगर वो एडम स्मिथ को नहीं जानता तो मैं समझता हूँ कि वो फिर इकोनॉमिक्स को नहीं जानता। चलिए मैं फटाफट शेयर करते रहिएगा, जब भी मजा आएगा इस लाइव सेशन में, जितने अधिक से अधिक बच्चे जुड़ेंगे तभी मजा आएगा। भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन कौन सा है? भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन कौन सा है, ये आपको बताना है। जल्दी से आंसर करिएगा, क्या होगा इसका राइट आंसर? फटाफट आंसर करें जल्दी। ए अंधेरो यूं ना घेरो मेरी जिंदगी को तुम, ए अंधेरो यूं ना घेरो मेरी जिंदगी को तुम, मैं जिंदगी को रोशन करने का जज्बा रखता हूं। होगी उजालों की जरूरत दुनिया में किसी और को, होगी उजालों की जरूरत दुनिया में किसी और को, मैं अंधेरों में भी नाम रोशन करने का रुतबा रखता हूं। तो ऐसे ही मेरे सब शेर शेरनियां जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे सभी योद्धा, वो अंधेरों में भी नाम रोशन करने का रुतबा रखते हैं। देखते हैं कितने लोग आज इस क्वेश्चन, जो मेरी 30 क्वेश्चन की सीरीज है, कितने क्वेश्चन 30, हाँ जी 376 का ए 100%, ये कह रहे हैं संजय कुमार जी। चलिए संजय जी, मैं आपकी बातों पर विचार करूंगा, देखूंगा कि आपकी बात सत्य है नहीं। सीमा गौतम जी का भी आंसर, प्रियांशी जी का भी आंसर, शोभा वर्मा जी का ये आंसर, अंजू रानी जी का गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग अंजू रानी जी, स्मिता सिंह जी। चलिए ए आंसर, सभी लोग कह रहे हैं ए आंसर। तो जितने लोगों ने ए आंसर किया है, जितने लोगों ने ए आंसर किया है उनका आंसर है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखो भाई, वैसे जब दोनों चीजें एक साथ दी हों, देखो एक आपको बताएं, नहरें, नदी और नलकूप, नहरें, नदी और नलकूप। तो जो नहरें हैं ना वो नदी से ही निर्मित होती हैं, नहरें जो हैं वो नदी से निर्मित होती है। अब चूंकि यहां पर नहर अलग से दे दिया, यहां पर नहर अलग से दे दिया, तो इसलिए आंसर आपका ए हो जाता है। अदरवाइज आंसर क्या होता? नदी आंसर बिल्कुल सही है। जब नहरें भी एक साथ दिया हो तो फिर आंसर नहरें होगा, क्योंकि नहरों से निर्माण होता है। लेकिन कहीं कहीं पर ये आप कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं कहीं पर आपको नदी भी मिलेगा। लेकिन अगर इसमें नलकूप दिया होता, इसमें समरसेबिल के बारे में दिया होता, तो आंसर वो इससे ज़्यादा सटीक होता। बात समझ पा रहे हैं? चले बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं आगे की तरफ। आंसर करेगा, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए उत्तरदायी सरकारी एजेंसी है जो नेशनल राष्ट्रीय आय का आकलन करती है, उस एजेंसी का नाम आप लोगों को बताना है। राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली एजेंसी, भारतीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, भारतीय रिजर्व बैंक, या इनमें से कोई नहीं? बताओ भाई। कुछ लोग ऐसे हैं बड़ी देरी से आते हैं और जल्दी चले जाते हैं, तो उनके लिए मेरी गुजारिश है कि वो समय से आएँ और
पूरी क्लास को देख कर जाएं। हो सकता है एक क्वेश्चन वही छूट जाए जो आपके एग्जाम में एज इट इज रखा मिले और आपके साथी तो कहें अरे ये तो अतुल सर ने कर रहा था, मेरा तो बिल्कुल सही कहा। आप कहो कि नहीं अतुल सर ने कब कराया था, बोले कराया था, आपने क्लास छोड़ दी होगी, ठीक है, तो आपको घाटा होगा, आप ऐसा ना करें। देर से आना जल्दी जाना ओ साहिब ये ठीक नहीं। आंसर करो भी जल्दी से। सी 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 सी, बहुत बढ़िया। कुछ लोग कह रहे हैं सी आंसर, कुछ लोग कह रहे हैं ए आंसर। देखिए जो लोग कह रहे हैं सी आंसर संगठन भारतीय रिजर्व बैंक, उनका आंसर है गलत। उनका आंसर क्या है भैया, गलत आंसर है। ओके, आंसर सही क्या है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, CSO, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी CSO, जो कि आप में से किसी ने भी आंसर नहीं दिया। हाँ, शिवा राजपूत ने आंसर दिया है 399 का बी आंसर आपका सी है। सीमा गौतम जी आपका बिल्कुल सही आंसर है। बाकी प्रियांशी आपका गलत है, स्मिता जी आपका गलत है, आकांक्षा जी आपका गलत है। गलत वालों की बहुमत अच्छा है, गलत वालों का बहुमत अच्छा है और जीतने वालों का अच्छा अंजू रानी जी सर की, अच्छा हाँ हाँ अंजू रानी जी, सॉरी मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने उसको स्क्रीनशॉट ले लिया है। अंजू रानी जी मैंने उनका स्क्रीनशॉट ले लिया है। कल की क्लास में जो मैंने क्वेश्चन पूछे थे, कल की स्टैटिकल क्लास में जो मैंने क्वेश्चन पूछे थे, उन क्वेश्चन में जवाब देने वालों में जो दो नाम सामने आए हैं, एक तो आपका राजकुमार राज है और एक है आपका अंजू रानी, अंजू रानी और सुमन दुबे, ये तीन नाम हैं जिनकी मैं पिक्चर कल दिखाऊंगा आपको विद आपको स्क्रीनशॉट लेकर कि इन्होंने क्या लिखा। और मुझे उनमें सबसे बेहतरीन जो आंसर लगा, जो सबसे स्पष्ट आंसर दिया है, वो अंजू रानी ने दिया है। चलिए बाकी मैं कल दिखाऊंगा आपको। तो CSO इज द राइट आंसर। बड़े आगे, तो भारत में सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस या इसको ऑर्गेनाइजेशन भी, संगठन के तौर पर भी कहते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं इसको CSO। तो भैया केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, अगर ऑफिस लिखना है तो कार्यालय होगा तो ऑफिस कहलाएगा, ठीक है। अगर होगा आपका ऑर्गेनाइजेशन तो आपका सॉरी संगठन होगा तो आपका ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगा। तो CSO की स्थापना की बात करें तो CSO की स्थापना दोस्तों 2 मई 1951 को हुई थी, यानी ठीक भारत के संविधान लागू होने के एक साल बाद। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और उसके एक साल बाद 1951 को आपके यहाँ पर CSO की स्थापना हो गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है मित्रों, नई दिल्ली में है। सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने भारत की राष्ट्रीय आय की गणना की थी। सबसे पहले अगर किसी भारत में अगर किसी ने राष्ट्रीय आय की गणना की है तो वो व्यक्ति कौन है, वो है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले गणना की थी 1867 और 1868 में। ये वही समय था जब भारत में हरित क्रांति का जन्म हो रहा था। सन 1866 से लेकर 1869 तक, सॉरी गलत बोल गया, 1966 और 1968 में आपका हरित क्रांति आती है। ठीक उससे 100 साल पहले 1868 और 1867 में धन के पलायन के सिद्धांत के आधार पर की गई थी। उस समय उन्होंने भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी रखी थी पता है, 20 रुपये। भारत की प्रति व्यक्ति आय थी कितनी, 20 रुपये। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सभी लोग आ जाएंगे, कोई बात नहीं, सभी को काम भी होता है। बड़े आगे देखो भाई, आज़ादी के बाद 1949 में राष्ट्रीय आय की गणना के किए गए राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया और बाद में 2 मई 1951 को CSO की स्थापना कर दी गई, जो इसके बारे में आपको मैं बता रहा था। बड़े आगे चलिए, विश्व में सेलफोन का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है, विश्व में सबसे बड़ा सेलफोन का निर्यातक देश कौन सा है, सबसे ज़्यादा सेलफोन कौन बनाता है भाई बताओ, सबसे ज़्यादा सेलफोन कौन बनाता है, आंसर करिएगा, फटाफट आंसर आना चाहिए सभी लोगों का जी। भी कर रहा हूँ।
ठीक है, पानी पानी पकड़ा दे यार, ठीक है ठीक है। चलो अभी आ गया आंसर आप लोगों का। शोभा वर्मा जी 78 का ये आंसर, आकांक्षा जी का ये आंसर, ये आंसर, ये आंसर, ये आंसर, बहुत बढ़िया। यार इसको कौन गलत आंसर करेगा, इसको कौन आंसर गलत करेगा, ये तो बिल्कुल सत्य है। वर्तमान हालातों को देखते हुए सबके हाथ में चाइनीज। अच्छा ये यहाँ दे दिया, ये देखिए पिछले क्वेश्चन का स्पष्टीकरण है भाई, मिस्टेकली यहाँ पर ये प्रिंट हो गया है। ये कहा गया है कि वैज्ञानिक, अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से राष्ट्रीय आय की गणना जो की गई थी वो वी के आर वी राव ने की थी, उससे पहले नोरोजी ने की थी। भारत को अधिकतम किससे कर प्राप्त होता है? भारत में जो टैक्स आता है वो सर्वाधिक किस चीज से आता है, ये आपको बताना है। सर्वाधिक किस चीज से कर आता है ये आपको बताना है। बिजली कर से, निगम कर से, सेवा कर से या आय कर से? बताओ भाई जल्दी आंसर क्या होगा, और फटाफट शेयर करिएगा अपने सभी मित्रों को। चाइना बिल्कुल सही आंसर प्रियांशी जी आपका, चाइना इज द राइट आंसर। स्मिता सिंह जी चाइना बिल्कुल सही है। ज्योति देवी जी ये आंसर चाइना बिल्कुल सही है। वंदना सिंह जी ओके ओके, सभी लोगों का आंसर बिल्कुल बढ़िया है। फटाफट आंसर करते रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। भारत को अधिकतम जो आय प्राप्त होती है टैक्स के द्वारा, वो कौन से टैक्स के माध्यम से होती है? बिजली कर से, निगम कर से, सेवा कर से या आय कर से? बताइए जल्दी। चलिए 79 का डी आंसर। देखिए जो भी कह रहे हैं आयकर, उनका आंसर है गलत। जो आयकर कह रहे हैं ना उनका आंसर है गलत। सही आंसर जो है इसमें निगम कर का है। सही आंसर क्या है? निगम कर। निगम कर सबसे ज़्यादा भारत में टैक्स देता है। सबसे ज़्यादा कमाई का साधन अगर भारत में है तो वो निगम कर का है। ठीक है, सरकार को सर्वाधिक राजस्व निगम कर के द्वारा प्राप्त होता है। निगम कर राजस्व संघ के लिए राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है और भारत को अधिकतम कर निगम कर से ही प्राप्त होता है। ये कोई सचिन कुमार निगम नहीं है, ये एक निगम कर है। जैसे नगर निगम होता है, ये आपका नगर पालिका होती हैं, इस प्रकार के जो कर होते हैं। हाँ बी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। हाँ बिल्कुल अंजू रानी जी आपका बिल्कुल सही है, आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। आई रिक्वेस्ट माई गॉड दैट यू विल सक्सेस इन योर मिशन। किसी राज्य द्वारा, देखिए किसी राज्य द्वारा व्यक्तियों या विविध संस्था से जो अधिभार या धन लिया जाता है उसको क्या कहा जाता है? टैक्स। उसको क्या कहा जाता है? टैक्स, या उसको कर कहा जाता है। राष्ट्र के अधीन आने वाली विविध संस्थाएं भी तरह तरह के कर लगाती हैं। कर प्राय धन के रूप में लगाया जाता है, लेकिन तो यह धन के तुल्य श्रम के रूप में भी लगाया जा सकता है। मतलब मोस्ट प्रोबेबली जो टैक्स लगता है वो मनी के रूप में लगता है, लेकिन कभी कभी मनी के इक्विवेलेंट अगर कोई श्रम दे रहा है तो उसमें भी आपका टैक्स लग जाता है। ठीक है, बात क्लियर हो यहाँ तक भाई? तो देख लेते हैं, कर दो तरह के होते हैं। कर कितने प्रकार के होते हैं? कर दो प्रकार के होते हैं, एक इनडायरेक्ट टैक्स और आपका एक डायरेक्ट टैक्स। एक प्रत्यक्ष कर होता है और एक अप्रत्यक्ष कर होता है। ठीक है, प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स और अप्रत्यक्ष कर आपका इनडायरेक्ट टैक्स। एक तरफ इसे जनता के ऊपर बोझ के रूप में देखा जा सकता है। मतलब भाई एक बात बताओ, आपके ऊपर 1 लाख पर 10% टैक्स लग गया तो आपके ऊपर तो बोझ ही पड़ा। जनता तो देखती है इसको बोझ के रूप में, लेकिन सरकार की आमदनी का एक साधन है। सरकार की आमदनी का क्या है कि साधन है। गुड मॉर्निंग प्रदीप कुमार जी, बहुत देरी से इंतजार कर रहे थे बच्चे आपका, कह रहे थे सर आज प्रदीप कुमार जी नहीं आए, तो प्रदीप कुमार जी आ चुके हैं भाई। क्योंकि हम कंफ्यूज रहते हैं, कोई बात नहीं, कंफ्यूज रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इसका आंसर करिएगा। इतने में जल ग्रहण कर लेता हूं। जल, अंबु, वारी, तोय, ये सभी जल के नाम हैं। हाँ जी, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स बताओ भाई जल्दी। और सेशन को कल की तरह मजेदार बनाओ और सेशन को शेयर करो।
सुंदर राजन समिति का संबंध किससे है? पेट्रोलियम से, कृषि से, कच्चा तेल से या एलपीजी गैस से? क्या बात है प्रियांशी जी, गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं जी। प्रणाम अनुराग केसरी जी, क्या बात है, बहुत बढ़िया नाम लगता है अनुराग जी आपका मुझे। स्मिता जी कह रही है 380 का बी आंसर होगा, बी आंसर, कुछ लोग कह रहे हैं सी आंसर होगा। लेकिन जो लोग आंसर कर रहे हैं सी, जो लोग आंसर कर रहे हैं बी, जो लोग आंसर कर रहे हैं डी, वो अपने माथे पर हाथ मार लो, कह दो हे भगवान हमने क्या कर दिया, हमें तो कुछ और करना था, एक बार फिर से गलत हो गया। ये तीनों ही आंसर आपके क्या हैं? गलत। तो सुंदर राजन समिति किससे रिलेटेड है? आपकी पेट्रोलियम से। किससे रिलेटेड है भैया? पेट्रोलियम से रिलेटेड है, ठीक है। सुंदर राजन समिति का संबंध पेट्रोलियम से है। इसको पेट्रोल के दाम से संबंधित अपनी राय रखने और उस पर विचार करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा इसका निर्माण किया गया। मतलब सुंदर राजन समिति को जो पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, पेट्रोल के दाम घटते हैं, पेट्रोल के दाम कितने होने चाहिए, पेट्रोल के दाम ज़्यादा तो नहीं है, पेट्रोल के दाम ज़्यादा कम तो नहीं कर दिए, इस बात पर विचार विमर्श करने के लिए जो सुंदर राजन समिति का निर्माण किया गया। और इसका संबंध किससे है? पेट्रोलियम से संबंधित है, ठीक है भाई। क्लियर हुआ सभी का? बहुत बढ़िया। सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिएगा सभी लोग सेशन को। पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था है, बताओ भाई। पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर्स प्लान्स, जो पंचवर्षीय योजना जिसको योजना आयोग द्वारा जारी किया जाता है, योजना आयोग को खत्म करके वर्तमान में नीति आयोग बना दिया गया है। तो नीति आयोग से पहले जो योजना आयोग होती थी, योजना आयोग था, उसके द्वारा पंचवर्षीय योजना बनती थी। हालांकि पंचवर्षीय योजना कुछ क्षेत्रों में अभी भी चल रहा है नीति आयोग के माध्यम से। तो पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली जो सर्वोच्च संस्था है वो कौन सी है? योजना आयोग, वित्त आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद या केंद्रीय कैबिनेट मिशन? बताओ भाई, केंद्रीय कैबिनेट, जल्दी आंसर करें। पेट्रोलियम कृष्ण क्रांति, 81 का ये आंसर, 81 का ये आंसर, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत खूब। तो आप लोगों ने आंसर करा है योजना आयोग। आप लोगों ने क्या आंसर करा है? योजना आयोग। लेकिन आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी और आप मन मन में गदगद हो जाएंगे कि सर आपने जो आंसर बताया है वो पूर्णतः गलत है। क्या है? पूर्णतः गलत है। जितने लोग भी आंसर ए कह रहे हैं वो सभी का आंसर गलत है। जितेंद्र कुमार जी गलत है, पूनम गौतम, संजय कुमार, आकांक्षा गुप्ता, अंजू रानी, स्मिता सिंह, प्रियांशी, सभी गलत हैं। ऑल स्टूडेंट हु आर वाचिंग दिस लाइव सेशन हैव गिवन आंसर रॉन्ग आंसर। क्या आंसर है? रॉन्ग आंसर। भैया योजना आयोग का काम होता है योजना को बनाना, गलत आंसर है। योजना आयोग का काम होता था पंचवर्षीय योजनाओं को निर्माण करना, उनको अनुमोदित करना, उनको वेरीफाई करना का काम किसका होता है? वेरीफाई करने का काम होता है राष्ट्रीय विकास परिषद का। वेरीफाई कौन करता है उसको? राष्ट्रीय विकास परिषद, यानी इसको करती है एनडीसी। एनडीसी यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल योजना आयोग के द्वारा बनाई गई पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने का काम करती है। और जो एनडीसी है यानी राष्ट्रीय विकास परिषद, एक ये जो संस्था है ये गैर संवैधानिक तो इसको नहीं कह सकते, लेकिन ये संवैधानिक भी नहीं है, मतलब इसका जिक्र संविधान में नहीं है। तो फिर सी होगा, सी नहीं है, सी नहीं है। यस सर, माय राइट है अब। ओके अनुराग केसरी जी, आपने राइट दिया था, चलिए बहुत बढ़िया, आप लोगों का राइट है। तो सभी की लुटिया डूब गई हैं, सभी के गई भैंस पानी में। आप देखते हैं कितने लोग अपनी भैंस को पानी में से निकाल कर लेकर आते हैं। कितने लोगों का आंसर एक बार पुनः सही होगा और बेहतर तरीके से आंसर करेंगे। बढ़े आगे, चलिए देखिए, योजना के निर्माण में राज्यों की भागीदारी होनी चाहिए, इस विचार को स्वीकार करते हुए सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ। किसका गठन हुआ? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ। और राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी एक कार्यकारी निकाय है, केवल काम करने का काम करती है, इसका कोई पार्टिकुलर कहीं जिक्र नहीं है, ये कार्यकारी निकाय है। राष्ट्रीय विकास परिषद
गैर संवैधानिक निकाय है, हाँ बिल्कुल गैर संवैधानिक निकाय इसको कह सकते हो। ये ना ही संवैधानिक है और ना ही एक संवैधिक निकाय है, तो इसको हम गैर संवैधानिक इसको कह सकते हैं। यह देश की पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करती है। यह देश की क्या करती है? यह देश की पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करती है और प्रधानमंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है। यानी देश के जो प्रधानमंत्री जी होते हैं वो क्या होते हैं? इस एनडीसी का यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का यानी राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष का जो कार्यभार संभालते हैं वो देश के प्रधानमंत्री संभालते हैं। भारतीय संघ के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और योजना आयोग के सभी सदस्य इसके पदेन सदस्य होते हैं। मतलब राज्य के जो मुख्यमंत्री होंगे और योजना आयोग के जितने भी सदस्य होंगे वो सभी इसके सदस्य के रूप में काम करेंगे और जिनका अध्यक्ष के रूप में काम करेगा वो देश का प्रधानमंत्री होता है। इसीलिए देश के प्रधानमंत्री को ही वास्तविक राजा कहा जाता है। चूंकि देश की विकास में कहाँ से पैसा आना है, कैसे लगना है, कितना पैसा लगना है, ये सारी जिम्मेदारी टोटल जिम्मेदारी प्रधानमंत्री के हाथों से होती है। राष्ट्रपति को नाममात्र का प्रधान कहा जाता है, नाममात्र का राजा कहा जाता है भारत के अंदर। बफरिंग हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं, बफरिंग से बचा जाएगा। बिल्कुल सही कहा अनुराग केसरी जी आपने। योजना आयोग को 1 जनवरी 2015 से बिल्कुल नीति आयोग में बदला है। नीति की फुल फॉर्म और बता दो नीति आयोग की। विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया वर्ष, बताओ वर्ष कौन से वर्ष में? सन 2004 में, सन 2005 में, सन 2006 में, सन 2007 में। बताओ भाई कब इसको पारित किया गया, जल्दी से बताओ। आंसर करेगा विशेष आर्थिक जोन अधिनियम। सर नहीं पता, कोई बात नहीं, नहीं पता तो हम खड़े ना आपको बताने के लिए। देखिए विशेष आर्थिक जोन अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया वर्ष कब? 2005 में। 2005 में इसका निर्माण किया गया। किसका? विशेष आर्थिक जोन अधिनियम। अब क्या है विशेष आर्थिक जोन अधिनियम क्या है, आइए इसके बारे में बेहतरीन तरीके से जानकारी अर्जित करते हैं। देखिए विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 मई 2005 में संसद द्वारा पारित किया गया और विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 यह अधिनियम निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। किसको बढ़ावा देने के लिए? निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। और विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना विकास और प्रबंधन की अनुमति प्रदान करता है, यानी कैसे डेवलपमेंट होता है और कैसे मैनेजमेंट किया जाएगा इसकी अनुमति प्रदान करता है। बी आंसर, ओके। देखिए अब इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? इसको सेज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सेज। ये वो वाली सेज नहीं है, इसको कभी फूलों की सेज कहो। अच्छा इंग्लिश में एक वर्ड लिखा होता है बेड ऑफ रोजेज, बेड ऑफ रोजेज। अब बेड ऑफ रोजेज का मतलब क्या होता है? अब बेड ऑफ रोजेज का मतलब व्हाट्स द मीनिंग ऑफ अ बेड ऑफ रोजेज? देखिए पीयूष गोयल ने सदन को बताया कि मार्च 2019 के अंत तक सेज ने 20 लाख नौकरियों का सृजन किया था। पीयूष गोयल, सेज मतलब स्पेशल इकोनॉमिकल जोन 5 लाख करोड़ रुपए का निवेश आया और 7 लाख करोड़ रुपए का निर्यात हुआ। ऐसी जानकारी पीयूष गोयल जी ने दी 2019 के संबंध में। क्लास चल गई मेरी, चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा चल गई या चली गई? चल गई होगी तो बहुत अच्छी बात है और चली गई होगी तो बहुत गड़बड़ बात है। सर जी नेट प्रॉब्लम चल रही है। हाँ नेट की समस्या तो चल रही है। देखिए नेट की समस्या के चलते बड़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है। बताओ भी इसका आंसर करेगा। क्वेश्चन नंबर, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस तिथि को हुआ था? ये आपको बताना है, जल्दी से बताओ। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस तिथि को हुआ था? 16 अगस्त 1950, 6 अगस्त 1952, 16 अगस्त 1952 या 1 अप्रैल 1951? बताओ भाई कब हुआ था इसका गठन?
जल्दी से आंसर करिएगा। जितने लोग भी हमारे साथ इस वक्त लाइव हैं वो आंसर करने में देरी ना करें। स्मिता जी कह रहे हैं इसमें इकोनॉमिक्स तो हम भूल ही गए हैं। चले कोई बात नहीं, अब इकोनॉमिक्स को याद दिलाएंगे, हनुमान जी की तरफ की याद दिलाई जाएगी। एट्टी थ्री का भी आंसर, 83 का भी आंसर, अनुराग केसरी भी आंसर, बहुत बढ़िया। चलिए आंसर करें भाई। देखिए बी आंसर बिल्कुल सही है। 6 अगस्त 1952 को इस राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी जो योजना पंचवर्षीय योजना को अनुमोदन करती है उसका निर्माण हुआ था। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विश्व की 100 कंपनियों में भारत की एकमात्र कंपनी कौन सी है? बताओ। विप्रो, बीएसएनएल, इन्फोसिस या रिलायंस? बताओ भाई कौन सी है? हाँ जी बिल्कुल सही कहा प्रदीप कुमार जी आपने। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ था, बिल्कुल सही आंसर है। जल्दी से। भाई नंबर ऑफ वाचिंग बहुत कम है, अच्छा मजा नहीं आता ऐसे मतलब पढ़ाने के लिए। इतनी मेहनत आप लोगों के लिए करते थे, खूबसूरत से इतने बढ़िया से क्वेश्चन निकाल के लाते हैं, या वही आसान क्वेश्चन जो आपको आते हैं उन्हीं को बार बार कराया जाऊं, उससे कुछ फायदा थोड़ी नहीं है भाई। फायदा तो तब है कि आप लोगों के लिए नए क्वेश्चन आए, वो क्वेश्चन जो बेहतर हो आपके आने वाले एग्जाम के लिए। चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग सी आंसर कर रहे हैं। इन्फोसिस, इन्फोसिस। अच्छा एक काम आप लोग करना, जैसे मैंने कल आपको बताया था, ये 4 कंपनियां हैं, ये 4 कंपनियां हैं 2019 से लेकर और 2021 तक, 2019 से लेकर और 2021 के बीच इनका कितना, इनकी स्थिति को बताना है। इनकी स्थिति को आपको बताना है। ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए क्लास वर्क है, ये मान के चलो। ये आपके लिए क्या है? क्लास वर्क है। तो इसका मैं आंसर अभी नहीं दूंगा। और कल मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे थे, उनका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में किया। सबसे बेहतरीन कौन सा आंसर जो था वो अंजू रानी जी का था। इसको मैं दिखाऊंगा नहीं भी आंसर को। ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे था? ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे था? औद्योगिक रुग्णता से, शेयर घोटाला से, चीनी घोटाला से या चारा घोटाले से? बताइए भाई। ज्ञानी से ज्ञानी लड़े तो ज्ञान सवारा होए, और मूर्ख से मूर्ख लड़े तो तुरंत लड़ाई होए। तो अभी सब लोग ज्ञानी हैं, तो ज्ञानी से ज्ञानी का लड़ाई हो रहा है, तुरंत ज्ञान सवारा होगा, मतलब ज्ञान बढ़ेगा। जी थैंक यू सो मच स्मिता जी, क्वेश्चन वास्तव में बढ़िया है। ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे था? औद्योगिक रुग्णता से, शेयर घोटाले से थे, चीनी घोटाले से या चारा घोटाला? अब जब चारा घोटाला आता है तो नाम एक नेता का सामने निकल कर आता है, तभी चल देते हैं हम बिहार की तरफ, और नाम आता है लालू प्रसाद यादव। मजाकों में लोग कह देते हैं कि तो लालू प्रसाद यादव तो जानवरों का चारा भी खा गए। बहुत बढ़िया, 85 का सी आंसर, सब लोग आंसर करें। सी बिल्कुल सही आंसर है भाई। जितने लोगों ने भी चीनी आंसर किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, भारत में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, चीनी का कटोरा। बताओ जल्दी कमेंट बॉक्स में, चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? जो चकुंदर से बनी चीनी है, चकुंदर से बनी चीनी का निर्माण, सॉरी चीनी का आयात किस देश से होता है? आयात किस देश से भारत में होता है? देश से होता है, बताओ भाई। क्वेश्चन, जो चीनी है उस चीनी का आयात किस देश से होता है, और चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? अच्छा बहुत बढ़िया, इन्होंने प्रदीप कुमार जी ने देश बता दिया, देश और भी बेहतरीन है, बहुत बढ़िया। क्यूबा बिल्कुल सही आंसर है, लेकिन अगर देश पूछा जाए तो क्यूबा आंसर दोगे, राज्य पूछा जाए तब आपको बताना। सर हम
आरती को क्लास में ले कर आए हैं, वेलकम वेलकम करो उनका। अरे वाह, बहुत बढ़िया। देखिए आरती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है आपका अपने क्लास नित्य क्लासेस में। और मैं अतुल कुमार मसौतिया आप सभी नए और पुराने सभी विद्यार्थियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप लोग इस परिवार में आकर हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, अलग भी रहें तब भी खुश रहें, और आपको जल्दी ही उज्जवल भविष्य का प्राप्ति हो। तो चीनी घोटाला इसका राइट आंसर है। बढ़े आगे। तो ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध चीनी घोटाले से था। वर्ष 1994 में, वर्ष 1994 में तत्कालीन खाद्य आपूर्ति मंत्री, उस समय मंत्री कौन थे? कल्पनाथ राय ने बाजार भाव से भी महंगी दर पर चीनी आयात का फैसला लिया था, और इस चीनी घोटाले में सरकार को 650 करोड़ रुपए का चूना लगा। ये न केवल पहली घटना है, बल्कि देश में नेता लोग ऐसा बहुत बार घटना करते हुए आए हैं। ऐसी घटना को अंजाम नेता लोग बहुत बार देखा है। राफेल घोटाला आप लोगों ने सुना होगा। देश में चीजें जो 10 रुपए की है, देश में आकर बताई जाती है कि हम 1000 रुपए की चीज लाए हैं, बहुत ही बढ़िया चीज है। तो जो 990 रुपए होते हैं ना, उनको सब मिल बांट कर खा जाते हैं, नालायक कहीं के, देश की जनता का पैसा को लूट रहे हैं। सर जी, हमने सबसे पहले यूपी बताया। ममता जी, आपने यूपी बताया, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है, और गन्ना उत्पादन में भी भारत दुनिया में सबसे पहले नंबर पर आता है। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। देखो भाई, रंगराजन समिति का संबंध किस घटक से है? बताओ भाई। अभी आपको बताई हमने ज्ञान प्रकाश समिति, तो ज्ञान प्रकाश समिति किससे संबंधित थी? चीनी से। रंगराजन समिति का संबंध किस घटक से है? अवमूल्यन से, कर संशोधन से, कृषि मूल्य नीति से, या भुगतान संतुलन घाटे से? बताओ भाई। गन्ना अनुसंधान केंद्र कानपुर में है, और मछली अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। बहुत बढ़िया। मुझे और बता दो, बोटेनिकल गार्डन कहाँ पर है? बोटेनिकल गार्डन कहाँ पर है, जल्दी बताओ। एक सींग वाला गेंडा कहाँ पर पाया जाता है? एक सींग वाला गेंडा कहाँ पर पाया जाता है? हाँ, अनुराग केसरी जी, आपने दोनों बताए थे। ये आपकी तारीफ की बात है कि आपने दोनों ही बताए थे। आंसर करें 87 का कर संशोधन, अवमूल्यन, कृषि मूल्य नीति, या भुगतान संतुलन घाटा? बी आंसर। लेकिन अभी सही आंसर वालों में सीमा गौतम जी का सही आंसर, अंजू रानी जी का सही आंसर है। क्यों? कृषि मूल्य नीति के लिए ही रंगराजन, भूल गए रंगरास, भूल गए छकड़ी, 3 चीज याद रही, नून तेल लकड़ी। ये कहावत कही जाती है उन लोगों के लिए जिन लोगों की शादी हो चुकी है, और शादी होने के बाद वो सब चीज़ें भूल गए हैं। उन्हें केवल एक चीज़ याद है, नून का मतलब नमक, और तेल, घर में तेल आना है, और लकड़ी आनी है जिससे कि चूल्हा जल जाए। एक सींग वाला गेंडा असम कौन से अभ्यारण्य में है, ये और बता दो भाई। कौन से अभ्यारण्य में है, ये आपको बताना है। जल्दी से बताओ कौन से अभ्यारण्य में है, कौन से अभ्यारण्य में है। ये किससे संबंधित है? शंकर लाल गुरु समिति का संबंध। शंकर लाल गुरु समिति का संबंध किससे है? कृषि विपणन, कृषि निर्यात, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, या कृषि उत्पादन? मुझे लग रहा है भी आप लोगों की इकोनॉमिक्स काफ़ी कमज़ोर है, और इकोनॉमिक्स पे बहुत कम मेहनत आप लोगों ने करी है। इकोनॉमिक्स की क्लास आपकी चली नहीं है, देखना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स आपके सामने लेकर आना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल सही है अनुराग जी, लेकिन काजीरंगा, हाँ ये आंसर बहुत बढ़िया, काजीरंगा, क्या बात है, बहुत खूब। यूँ तो खैर सभी लोग अक्लमंद हो आप लोग। डॉल्फिन मछली कौन सी नदी में पाई जाती है, मुझे बताओ भाई। डॉल्फिन मछली कौन सी नदी में पाई जाती है, आपको बताना है। शंकर लाल गुरु समिति का संबंध किससे था? कृषि विपणन समिति से। किससे था दोस्तों? कृषि विपणन समिति से। ठीक है, सी आंसर नहीं है, ए आंसर है। नरसिम्हन समिति का संबंध बताओ भाई। नरसिम्हन समिति का संबंध, नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? भारी उद्योग के विकास से, बैंक क्षेत्र के सुधार में, बीमा क्षेत्र के सुधार में, इनमें से कोई नहीं।
इनमें से कोई नहीं, जल्दी से आंसर करो भी फटाफट। हाँ, इसीलिए तो मुझे लग रहा है इकोनॉमिक्स की क्वेश्चन काफ़ी गलत जा रहे हैं। अच्छा बताओ, क्या तुम्हारी इकोनॉमिक्स की क्लास स्टार्ट करनी चाहिए? कितने लोग चाहते हैं कि मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाऊं? कितने लोग चाहते हैं कि मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाऊं? जल्दी से आंसर करिएगा। जल्दी से आंसर करो भाई। कितने लोग चाहते हैं कि आपको मैं ज्योग्राफी के साथ साथ इकोनॉमिक्स भी पढ़ाऊं? क्योंकि मेरा भी मन है, बहुत बार आप लोगों ने कह दिया है यस सर मेरी इकोनॉमिक्स बहुत ही कमज़ोर है, प्लीज़ सर आप ये क्लास ज़रूर कराएं। देखिए स्मिता जी, जितने भी बच्चों को इकोनॉमिक्स की क्लास चाहिए, जितने भी बच्चे को इकोनॉमिक्स की क्लास चाहिए, आप 8449889709 इस पर मैसेज डालें, यानी व्हाट्सअप करें और आप कहें कि सर हमें इकोनॉमिक्स की क्लास चाहिए। और जैसे अगर इस पर भी ना कर सकते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें कि सर इकोनॉमिक्स की क्लास को स्टार्ट करिएगा, तो आपके लिए इकोनॉमिक्स की क्लास को स्टार्ट कर दिया जाएगा। अच्छा सर जूनियर की क्लास करा दो, चलिए कोई बात नहीं, जूनियर क्लास भी कराएंगे। तो इसमें आंसर आएगा भैया बैंक क्षेत्र के सुधार में। बैंकिंग क्षेत्र के सुधार के लिए नरसिम्हा बन के आते हैं, नरसिम्हा समिति को लेकर। ठीक है, बढ़े आगे। विश्व में रेशम उत्पादन में अग्रणी राष्ट्र कौन सा है? रेशम का उत्पादन, रेशम उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन? सर हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। अच्छा चलिए, मैं जल्दी में एक बहुत बेहतरीन कैप्सूल तैयार कर रहा हूं। मैं आपको कैप्सूल को दूंगा, एक जादू की छड़ी आपके सर पे घुमाऊंगा और आपको भूलने की आदत छूट जाएगी। देखिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस मैक्स अ मैन परफेक्ट, और ना केवल प्रैक्टिस, परफेक्ट प्रैक्टिस मैक्स अ मैन परफेक्ट। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और लगातार आपको प्रैक्टिस में रहना पड़ेगा। करिए जल्दी आंसर। विश्व में रेशम उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो विश्व में बात करते हैं तो आपका आता है चाइना। आपका कौन सा आता है? चाइना। और जब हम चाइना के संदर्भ में और जानने का प्रयास करते हैं तो चाइना भारत का पड़ोसी मुल्क है। ठीक है, मैकमोहन रेखा द्वारा जुड़ा है। मैकमोहन रेखा द्वारा इसका निर्धारित होता है। मैकमोहन रेखा को किसके नाम पे रखा गया? हेनरी मैकमोहन, हेनरी मैकमोहन के नाम पे इसका निर्माण किया गया। अगर हम बात करूं दोस्तों, ये हेनरी मैकमोहन कहाँ निर्धारित हुई? ये अरुणाचल प्रदेश में जाकर, अरुणाचल प्रदेश जो भारत का पूर्वोत्तर राज्य है, वहाँ से इसका निर्धारण हुआ। भारत के साथ एक युद्ध हुआ था चाइना का दोस्तों, कब हुआ था? 1962 में। इस युद्ध से संबंधित एक मूवी बनी थी, वो मूवी कौन सी बनी थी? हकीकत मूवी। हकीकत मूवी आप लोग देखेंगे, इसका संबंध किससे है? 1962 के चीन युद्ध से। 1962 के चीन युद्ध से इसका संबंध है। बस देखिए, और बताओ, चीन की सीमा, चीन की सीमा रेखा, चीन की सीमा रेखा भारत के साथ लगती है 3488 किलोमीटर। ठीक है, दूसरी बात अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो यहाँ से एक नदी निकलती है ब्रह्मपुत्र, और आपकी सिंधु नदी, ये दोनों ही नदी, सतलज, ये तीनों नदियाँ चाइना से निकलती हैं, चाइना के तिब्बती क्षेत्र से। ठीक है, और अगर इससे संबंधित जुड़ी हुई बातें अगर आपको और बताऊं, चाइना में, चाइना ने एक अभी काल्पनिक सूरज का निर्माण किया है। काल्पनिक सूर्य का निर्माण, काल्पनिक सूर्य का निर्माण किया है। चाइना ने अभी काल्पनिक सूर्य का निर्माण किया। बताओ भाई, इससे ज़्यादा जानकारी क्या देंगे आपको? हाँ बिल्कुल, ये बात भी सही है। और एक बात आपको बताएं, सेल फोन उत्पादन में, सेल
फोन उत्पादन में सर्वोपरि सर्वोच्च है। ठीक है, इसकी अगर एक बात जोड़ूं तो सबसे पहले पुस्तक मुद्रित की थी इसने, पुस्तक मुद्रित की थी। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसी से जुड़ी हुई तो कागजी मुद्रा जारी करने का भी श्रेय सबसे पहले इसी को जाता। कागजी मुद्रा सबसे पहले, कागजी मुद्रा सबसे पहले। ठीक है भाई, बताओ। चलिए भाई, इतनी जानकारी बहुत है, बताओ इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बताओ, इतनी सारी जानकारी आपको मैं एक ही ऑप्शन में देता हूं। इसे कहते हैं बिल्कुल किसी भी ऑप्शन का बिल्कुल कंप्लीटली पोस्टमार्टम करना, बिल्कुल देखिएगा। चले आगे। निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल भारत में संसार के सभी देशों से अधिक होती है? कौन सी फसल ऐसी है जो सबसे ज्यादा अधिक होती है? कौन सी फसल ऐसी है जो सबसे ज्यादा अधिक होती है? विश्व में रेशम उत्पादन में अग्रणी देश है, राज्य चीन है, और रेशम उत्पादन को सेरीकल्चर कहते हैं। बिल्कुल सही कहा। शहतूत के पेड़ से रेशम उत्पादित किया जाता है, शहतूत के पेड़ से भी किया जाता है, और रेशम उत्पादन के कई साधन हैं। ये एक किसी एक कीड़े से भी रेशम कीड़ा होता है, उससे भी प्राप्त होता है रेशम। आपका रेशम का एक पेड़ होता है, उससे भी प्राप्त होता है रेशम। शहतूत से प्राप्त होता है रेशम, कई चीज से प्राप्त होता है। ठीक है, 91 का ये आंसर। गेहूं, कपास, गन्ना या चावल? गेहूं, कपास, गन्ना या चावल? गलत आंसर कर रहे हो भाई आप लोग गलत आंसर कर रहे हैं। 2 मिनट शेष है, बस 2 मिनट शेष आप लोगों के आंसर के लिए बस। क्या बात है, बहुत बढ़िया सर जी से। चलिए, बहुत खूब। देखो इधर कुछ लोगों ने कह दिया कपास, तो कपास के उत्पादन में भारत अग्रणी राज्य नहीं है। चावल के उत्पादन में भारत अग्रणी राज्य नहीं है। अब 2 ऑप्शन आपके लिए बचते हैं, एक गेहूं और एक गन्ना। गेहूं और एक गन्ना, लेकिन जो सटीक इसमें सबसे ज़्यादा बेहतर जो आंसर है वो आपका वर्तमान कंडीशन में देखें तो गेहूं है। वर्तमान में कंडीशन में सबसे ज़्यादा गेहूं दुनिया का। बिल्कुल सही कहा आपने प्रदीप कुमार जी। भारत प्रमुख आयातक है, बताओ भारत जो प्रमुख आयातक है वो किस चीज़ का है? दलहनों का, तिलहनों का, इनमें से दोनों का, या इनमें से कोई नहीं? बताओ, भारत में सर्वाधिक जो आयात होता है वो किस किस का होता है? बताओ जल्दी से। क्या बात है, बिल्कुल स्मिता जी सही कह रही हैं। प्रति हेक्टेयर नहीं पूछा, कुल उत्पादन पूछा है। प्रति हेक्टेयर अगर भारत में बात की जाए तो पंजाब, प्रति हेक्टेयर में पंजाब सबसे ज्यादा है, लेकिन कुल उत्पादन के राज्य के हिसाब से पूछे तो उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। ठीक है, हाँ अंजुरानी जी आपने दे दिया था 92C बिल्कुल सही आंसर है। भारत एक तो दालों के बारे में और एक तिलहन के बारे में सबसे बड़ा प्रमुख आयातक है, मतलब इसको मंगाता है बाहर से। भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत आती है? भारत के अंतर्गत सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत आती है?
चावल, कपास, मक्का या गेहूं? चावल, कपास, मक्का या गेहूं? सबसे ज्यादा जो सर हमको तो रोटी नहीं पसंद है। अच्छा, रोटी नहीं पसंद है तो क्या खाते हो भाई आप ममता जी? रोटी पसंद नहीं होती, रोटी जरूरत होती है। रोटी में पसंद ना पसंद की तो मैटर ही नहीं है। रोटी तो खाने में भी और कमाने में भी, रोजी रोटी का काम तो चलना ही चलना है। 93 का डी आंसर, चावल चावल चावल। कितना देर? ठीक है, आ गया भाई। सी देखिए भाई, देवदर्भ, भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल की होती है? तो वो है चावल। अब आप लोगों को बताना है चावल का कटोरा, चावल का कटोरा और धान का कटोरा, धान का कटोरा किन राज्यों को कहा जाता है? बताओ भाई जल्दी। चावल का कटोरा और धान का कटोरा किन राज्यों को कहा जाता है? भारत में किस फल की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है? भारत में किस फल की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है? मतलब कौन सा फल ऐसा है जो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल को घेरता है? बताओ जल्दी। सर जी ऐसे सर जी इसीलिए रिलेटिव में नहीं जाती, रोटी खाना पड़ता है। तो फिर खाती क्या हो ममता जी? ऐसा कौन सा भोजन है जिसको आप लेते हो रोटी नहीं खाते, तो आप क्या खाते हो? बिल्कुल सही कहा प्रदीप जी आपने। छत्तीसगढ़ बिल्कुल सही आंसर है, धान का कटोरा। धान का कटोरा, लीची, चावल का कटोरा, छत्तीसगढ़। ठीक है, बहुत बढ़िया। इकोनॉमिक्स में ठीक है, मैं इकोनॉमिक्स में थ्योरी करा दूंगा। अभी आप लोग सेशन को एक बार शेयर करिएगा सभी लोग। भारत में किस फसल की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो आंसर आएगा आपका आम। अरे लीची बताने वालों, ये तो देख लो तुम्हारे क्षेत्र में लीची कितनी होती है। आम के बाग सब जगह मिलेंगे, आम के बाग भारत में सब जगह मिलेंगे, लेकिन लीची का उत्पादन सब क्षेत्र में नहीं हो पाता। लीची का उत्पादन सभी क्षेत्रों में नहीं हो पाता है। लीची का उत्पादन, आम का उत्पादन सब जगह। देखिए, इसको फलों का राजा भी कहा जाता है, इसको फलों का राजा कहा जाता है भाई। इसका वैज्ञानिक नाम की बात करूं, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है भाई? वैज्ञानिक नाम है मैंजीफेरा। भाई तो बिल्कुल ही ब्लैक हो गया। क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका इसका वैज्ञानिक नाम है। इसको फलों का राजा कहा जाता है। इसमें आपका बहुत सारी किस्म देखने को मिलेंगी, दशहरी, लंगड़ा, चौसा, ठीक है, देसी। ये भारत के अंदर नाम रखे हुए हैं इसके। गुलाब जामुन, ना इसमें गुलाब मिलेगा ना जामुन मिलेगा, लेकिन फिर भी इसका नाम क्या है? गुलाब जामुन है। इसके अन्य नामों की बात करूं तो दोस्तों, बम्बई के अंदर जो पाया जाता है उसको बम्बई कहा जाता है। बहुत सारे नाम इसके, बहुत सारे नामों से इसको क्षेत्रीय स्तर पे जाना जाता है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो इसको यही कहा जाता है, मैंजीफेरा इंडिका। मैंगो इज द किंग ऑफ फ्रूट्स, सेंट्रल सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर्स। बिल्कुल ठीक है, लखनऊ, हाँ ये ठीक है। बढ़े आगे। मोटे अनाजों का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है?
मोटे अनाजों का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत, जापान, रूस या चाइना? भारत, जापान, रूस या चाइना? बताओ जल्दी। भारत, जापान, रूस या चाइना? सबसे रसीला आम गुलाब जामुन। अच्छा, आपने इसका मतलब रटोल नहीं खाया। प्रियांशी जी, आप जिंदगी में अगर तुमने गुलाब जामुन खाया है तो एक आम आता है, एक आम की प्रजाति आती है रटोल, एक नाम आता है रटोल आम। ये भारत के अंदर सबसे मीठा और सबसे ज़्यादा महंगा आम है। और एक मिनट, सबसे ज़्यादा मीठा आम आता है। हालांकि गुलाब जामुन भी बेहतरीन आम होता है, खाने में अच्छा लगता है। एक आम आता है, अगर जूस के लिए अगर आप बोलो तो एक आता है केसरी। एक हमारे साथ एक देखने वाले भी हैं, उनका नाम भी केसरी। तो केसरी केसर के नाम से, केसरी के नाम से आता है केसर, इसको केसर भी कहते हैं। आपने देखा पीला पीला, बिल्कुल पीला, बिल्कुल एक ही कलर में होता, पूरा का पूरा पीला आम होता है, जूस के लिए प्रयोग होता है, तो उसको केसर आम कहते हैं। चाइना, चाइना। चलिए, मोटे अनाजों के विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? चाइना है, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, यहाँ जो चाइना। बड़े आगे देखिए, कृषि लागत एवं आयोग की स्थापना। कृषि लागत एवं आयोग, एवं कहाँ से आ गया? कृषि लागत आयोग ही रहने देते हैं। कृषि लागत आयोग की स्थापना कब हुई? बताओ भाई, कृषि लागत आयोग की स्थापना कब हुई, ये आपको बताना है। जल्दी से आंसर करें। हम तो दशहरी आम अच्छा लगता है, सिंधु आम की सीडलेस वैरायटी होती है सर। बहुत सारी आम की प्रजातियां हैं। देखिए, आप कभी एक मैगजीन आती है योजना और कुरुक्षेत्र, तो कुरुक्षेत्र और योजना मैगजीन में कभी आप अच्छे से पढ़ेंगे तो बहुत बहुत डीपली जानकारी दी होती है। सरसों होती है, सरसों हमने 3 या 4 तरह की देखी हैं। 45,000 प्रजातियां पाई जाती हैं सरसों की। एलोवेरा आपने देखा, एलोवेरा की कई हजार प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें कुछ जहरीले होते हैं, कुछ दवाई के लिए होते हैं, कुछ साधारण होते हैं। आरती पटेल जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आंसर कर रही हैं 1965। देखिए, आंसर 1965 बिल्कुल सही आंसर है। आंसर 1965 बिल्कुल सही आंसर है। और 1965 तिथि न केवल हमारे लिए इसलिए जरूरी है कि कृषि लागत आयोग की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना क्यों हुई थी? क्योंकि इसके बाद आपकी हरित क्रांति आई। क्या है दोस्तों? हरित क्रांति आई। इसी में 1965 में ही भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ। भारत पाक युद्ध भी 1965 में हुआ था। मतलब जब चाइना से हमें थोड़ा सा कमज़ोर महसूस ही करना पड़ा, क्योंकि अचानक उसने हमला किया था, उतनी तैयारी में हम नहीं थे, तो पाकिस्तान ने ये सोचा कि अब तो भारत टूट चुका है, इस पर तो हमला कर दें। 1965 में भारत ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया, लेकिन उसको ये पता नहीं था कि गंगा कभी इतनी नहीं सूखा करती कि उसको गीदड़ पार कर जाए। तो भैया भारत ने फिर से उसको, सर जी छुट्टी कब होगी? बिल्कुल, अब मात्र 5 मिनट में छुट्टी होने वाली है। 5 मिनट में छुट्टी होने वाली है, परेशान ना हो। मैं देख लेता हूँ अगली क्लास लेने के लिए तैयार हैं सर, नहीं है? भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? प्राथमिक क्षेत्र का, द्वितीयक क्षेत्र का या तृतीयक क्षेत्र का? बताओ भाई, भारत में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? संडीला रोड। अच्छा, अनुराग केसरी जी कह रहे हैं सर हम शॉप में बिजी हो गए थे। भाई देखिए, ध्यान रखो उधर का भी, कभी पता चले हिसाब में गड़बड़ हो जाए और शाम को पिताजी हिसाब मांगे फिर दिया ना जाए। सर जी ममता जी भूखा गई हैं। तो ये कौन सी भाषा है भाई? सर जी ममता जी भूखा गई हैं,
अरे या तो ये कहो कि सर जी ममता जी को भूख लगी है, या उनको वो भूखी हैं, मतलब भूखा गई हैं। गांव का नाम बताएं, हम भी सेंडेला रोड पर हैं। अच्छा एक बात बताओ, जितने भी लोग कहाँ कहाँ से हो ये मुझे बताओ, जितने भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, आप लोग कहाँ कहाँ से हमें देख रहे हो, हमें फटाफट बताइएगा। जितने भी लोग हमें लाइव देख रहे हैं बताओ भाई कहाँ कहाँ से देख रहे हो। एक मिनट पता कर लेता हूँ क्लास के बारे में। नेक्स्ट क्लास लेने के लिए रेडी है? तुम मुझे इतने सारा कर, तुम थे ही ना अभी, आप अभी दिखाई नहीं दिए मुझे। मैं सो रहा था तुम्हारी जगह में। अच्छा ठीक है भाई, चले भी हम क्लास को अंतिम पड़ाव पे लेके चलेंगे, क्योंकि सचिन कुमार निगम जी ने स्टूडियो का घंटा बजा दिया है आके, कह रहे हैं कि सर छोड़ दीजिएगा अब। चलिए सर, आप मुझे पता नहीं था कि आप यहाँ हैं, तो क्या आंसर क्या कर रहे हैं? ये आंसर नहीं है सर जी, हम लोग अपनी मदर टंग नहीं भूलते। बिल्कुल सही बात है, मदर टंग भूलनी भी नहीं चाहिए। जो लोग कह रहे हैं ना प्राथमिक क्षेत्र, जो लोग कह रहे हैं प्राथमिक क्षेत्र, वो गलत कह रहे हैं। अभी करो ना, एक मिनट। बताओ, ठीक है 2 मिनट। चलो भी, इसका आंसर होगा तृतीयक क्षेत्र। क्या है? तृतीयक क्षेत्र। आप कहेंगे सर तृतीयक क्षेत्र में क्या क्या आता है? इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा, सारी चीज़ बताऊंगा, टेंशन न लो। भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान है? भारतीय राष्ट्रीय आय में सबसे कम किस क्षेत्र का योगदान है? अगर ये आपसे पूछ लिया जाए तो दोस्तों सबसे कम जो योगदान है वो द्वितीयक क्षेत्र का आता है। किसका आता है? द्वितीयक क्षेत्र का आता है। मैं नहीं बताऊंगा, आज आपको ये होमवर्क रहेगा कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में ये कौन कौन से होते हैं। लखनऊ की भाषा है भूखा गई है। अच्छा समझ गया, ये आपकी क्षेत्रीय भाषा है भाई, ये फिर तो हो सकता है। चले भी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस लाइव सेशन। अच्छा लगा आप सभी लोगों से जुड़कर, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर भी करिएगा अगर आप लोग समाज सेवी हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों के को नई जानकारी मिल सके, और ऑल का बटन दबा लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस लाइव सेशन। मिलेंगे आज ही दोपहर के 2 बजे एक बेहतरीन नए सेशन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों मैं अतुल कुमार मसौती आप लोगों से लेता हूं विदा। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज। स्मिता जी कह रही हैं हम हापुड़ वाले हैं। चलिए स्मिता जी हापुड़ वाले हैं तो कल देखेंगे, अब समय सीमा समाप्त हो चुकी है। हम भी हापुड़ से ही हैं।